अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 के टॉपिक स्टेलर एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को, जो कि हम ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, रिलेट करेंगे एस्ट्रोफिजिकल सिस्टम्स के साथ, जैसे कि स्टार्स और गैलेक्सीज। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से आपके पास एक स्टार जो है वो पैदा होता है, फिर वो अपनी जिंदगी गुजारता है और एट द एंड जो है वो उसकी मौत हो जाती है। बच्चों, इन सभी स्टेप्स को हम क्या करेंगे आज के लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। अपने कॉपी पेन निकाल लें, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप एक स्टार की पूरी जिंदगी की डायग्राम अपनी मेमोरी से बना सकेंगे। बच्चे, इससे पहले कि मैं लेक्चर को समझाना स्टार्ट करूं, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीडियोस देखते तो जरूर हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बच्चों, इस तरह की वीडियोस को बनाने के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्टेलर एवोल्यूशन होता क्या है। The process by which a star changes its physical properties, size, temperature, brightness, composition over the course of its life। बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या करता है, एक स्टार अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, ठीक है, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, जैसे कि उसका साइज, उसका टेम्परेचर, उसकी ब्राइटनेस या उसकी कॉम्पोजिशन। इस प्रोसेस को बच्चों हम किसका नाम देते हैं, बेसिकली स्टेलर एवोल्यूशन का नाम देते हैं। अब बेसिकली जैसे आपने देखा है कि जब हम बेसिकली पैदा होते हैं, ठीक है, तो पैदा होने से मरने तक हमारी बॉडीज के अंदर क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो सेम एक स्टार के अंदर भी होता है, ठीक है। स्टार का साइज चेंज करता है उसकी पूरी लाइफ में, उसकी बेसिकली पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक, उसका टेम्परेचर, उसकी ब्राइटनेस, उसकी कंपोजिशन। और इन्हीं चीजों को हमने क्या करना है आज के लेक्चर के अंदर बच्चों कवर करने की कोशिश करनी है। दूसरी बात जो आपने बच्चों यहाँ पे याद रखनी है कि किसी भी स्टार की जो लाइफ टाइम है ना बच्चों, वो रेंज करती है चंद मिलियन सालों से लेके चंद ट्रिलियन सालों तक। यानी कुछ आपके पास स्टार जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर तक जिंदा रह सकते हैं, कुछ आपके पास स्टार जो है बच्चों आपके पास क्या कर सकते हैं, ट्रिलियंस ऑफ ईयर तक क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी स्टार की जो लाइफ टाइम है, यानी जो उसकी जिंदगी है, वो डिपेंड करती है बच्चों उसके मैस के ऊपर। ये मैथ्स बताएगा कि कोई स्टार जो है वो कितनी देर तक जिंदा रहेगा और कितनी देर तक जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि कौन से स्टार ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं और कौन से नहीं रह सकते। तो जो बच्चों आपके पास मैसिव स्टार होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा जिनका मैस होता है, ठीक है, बड़े बड़े स्टार, उनकी जो जिंदगी होती है बहुत ही छोटी होती है। जबकि आपके पास जो लेस मैसिव स्टार होते हैं बच्चों, इनकी जिंदगी क्या होती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है। अब ये उलट नहीं हो गया, होना तो ये चाहिए था कि जो मैसिव स्टार है इनकी जिंदगी क्या होती है, ज्यादा होती, और जो लो मैसिव स्टार है इनकी जिंदगी क्या होती है बच्चों, कम होती। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, उल्टा ही देखने को मिल रहा है। आप समझें कि आपके पास ना एक रेसिंग कार है और दूसरी तरफ आपके पास क्या है बच्चों, एक मोटर बाइक है। अब आज से कहा जाए कि आपने दोनों का टैंक फुल करवाए हैं, तो कौन सी आपके पास चीज जो है वो ज्यादा देर तक चल पाएगी, ठीक है, तो आप कहेंगे मोटर बाइक। और जो रेसिंग कार है वो क्या करेगी, सबसे जल्दी अपना फ्यूल क्या कर देगी बच्चों, खत्म कर देगी, ठीक है। और ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है, कि रेसिंग कार क्या करेगी, अपना फ्यूल जो है वो जल्दी खत्म कर देगी, जल्दी जला देगी। तो सेम काम यहाँ पर होता है बच्चों। ये जो मैसिव स्टार होते हैं ना बच्चों, ये अपना फ्यूल जो होता है बहुत ही जल्दी क्या कर देते हैं, जला देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनकी जिंदगी क्या होती है, छोटी होती है, जबकि दूसरे जो स्टार्स हैं वो नहीं जलाते। आपके पास बच्चों कुछ ऐसे स्टार भी हैं जो बहुत ही ज्यादा कम मैस के होते हैं, ठीक है, और इतनी ज्यादा उनकी लंबी उम्र है कि आपका यूनिवर्स इतना अभी ये कहने के बूढ़ा नहीं हुआ कि उनकी जिंदगी अभी तक पूरी नहीं हुई। इसको हम एंड पे जाके बच्चों डिस्कस करेंगे, उसके बारे में एंड पे लिखा हुआ है। अब मैंने इस पूरे लेक्चर को क्या किया बच्चों, 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिसमें हम एक स्टार की पैदाइश से लेकर ना उसकी मौत तक को डिस्कस करेंगे। तो आपने एक एक पार्ट को ध्यान से सुनना है, ये आपके इजीनेस के लिए मैंने बनाया है, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में बनाया है, ताकि मैं साथ में फिगर्स को भी क्या कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके पास एक जो स्टार है वो पैदा कैसे होता है। बच्चों, जो स्टार है ना वो आपके पास पैदा होता है नेबुला के अंदर, ठीक है, नेबुला भी कहते हैं इसको, और इसको मालिक्यूलर क्लाउड भी कहते हैं। ये आपके स्पेस के अंदर वो जगह है जो बहुत ही कम डेंसिटी वाली होती हैं, और इनका टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। यानी ये वो जगह है जहां का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। सो बेसिकली हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि नेबुला होता क्या है। There is a giant cloud of gas and dust in space from which stars are formed, also called a molecular cloud. नेबुला क्या है, नेबुला हमारे पास बेसिकली बहुत बड़े बड़े डस्ट और गैसेस के क्लाउड हैं, बादल हैं, ठीक है, स्पेस के अंदर,
जहां पर हमारे पास क्या बनता है बच्चों, स्टार्स बनते हैं, सूरज बनते हैं, ठीक है, आपके सूरज जैसे, ठीक है, स्टार्स वहां पे क्या करते हैं बच्चों, बनते हैं। और इस चीज को मालिक्यूलर क्लाउड का भी बच्चों नाम दिया जाता है। अब होता क्या, होता यह है कि बेसिकली ये जो नेबुला है आपके पास, ठीक है, इसकी जो अपनी ग्रेविटी है वो इसको क्या करवाना स्टार्ट कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब ये सिकुड़ता है तो ये इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों वो एक दूसरे के क्या आना शुरू हो जाते हैं, करीब आना शुरू हो जाते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि इसकी जो बच्चों डेंसिटी है ना वो बढ़ जाती है। अब इसके डेंसिटी के बढ़ने से, मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के करीब आने से बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर ये बात डिस्कस कर ली है कि जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, टेम्परेचर के। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस नेबुला का टेम्परेचर भी क्या करेगा बच्चों, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये स्टेज आती है ना तो आपके पास बच्चों एक ना, ये समझ लें कि अर्ली स्टेज स्टार की, यानी स्टार के बनने से पहले की जो अर्ली स्टेज है वो बन जाती है, जिसको आप किसका नाम देते हैं, प्रोटोस्टार का नाम देते हैं। अब प्रोटोस्टार का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, और इसके अंदर अभी भी क्या हो रही होती है, कंट्रैक्शन हो रही होती है, ग्रेविटी की वजह से क्या हो रही होती है, कंट्रैक्शन हो रही होती है। और इसका जो बेसिकली ये सेंट्रल पार्ट है जिसे आप कोर कह सकते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो है वो मजीद इंक्रीज कर रहा होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मजीद क्या कर रही होती है बच्चों, इंक्रीज कर रही होती है। तो आए चलिए हम प्रोटोस्टार को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। A protostar, an early stage of star formation where a contracting has not yet reached equilibrium. ये बेसिकली क्या है, किसी भी स्टार की अर्ली स्टेज है, यानी उसके बनने से पहले की स्टेज है, ठीक है, जिसपे अभी तक फ्यूल जलना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, फ्यूल जलना स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कि आगे चल के आपको बताता हूं मैं। लेकिन ये समझ लें कि आपके पास आपके स्टार के बनने से पहले की क्या है, अर्ली स्टेज है, अभी तक ये सूरज नहीं बना, ठीक है। और अभी भी इसके अंदर जो है वो बेसिकली जो कंट्रैक्टिंग है, ठीक है, वो हो रही है, यानी वो एक्विलिब्रियम के अंदर अभी तक नहीं पहुंची, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे नीचे मैंने ना इसका एक माइंड मैप बनाया है कि आपके पास सबसे पहले क्या होता है, एक नेबुला होता है जो कि आपके पास क्या है, गैसेस और डस्ट का एक क्लाउड है। इसको ग्रेविटी क्या करती है, अंदर की तरफ पुल, इनवर्ट पुल करती है, ठीक है, जिसके नतीजे में आपके पास क्या होती है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या करती है बच्चों, बढ़ जाती है। और आपके पास इसके नतीजे में क्या बनता है, एक प्रोटोस्टार बनता है। अब प्रोटोस्टार के अंदर मजीद कंट्रैक्शन होती है, उसका टेम्परेचर मजीद बढ़ता है, ठीक है, और ऐसा होने में मिलियंस ऑफ ईयर गुजर जाते हैं और तब आपके पास उसके अंदर क्या आता है, एक्विलिब्रियम आता है, तवाज़ुन आता है। अब एक्विलिब्रियम का मतलब क्या है वो आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और जैसे ही इसके अंदर एक्विलिब्रियम आता है एक प्रोटोस्टार के अंदर, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके एक स्टेबल स्टार के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप एक छोटी सी लाइन में समझ सकते हैं, जो किनेटिक थ्योरी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है ना, हमने किनेटिक थ्योरी को पढ़ा है तो बेसिकली हमने उसको यहाँ पे रिलेट करना है। तो किनेटिक थ्योरी यहाँ पे किस तरह से हेल्प कर रही है, आपके पास ग्रेविटी की वजह से जो क्लाउड थे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो उसकी डेंसिटी क्या कर गई, बढ़ गई। डेंसिटी के बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या कर गई बच्चों, बढ़ गई। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी किनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी बच्चों, बढ़ेगी। और किनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपके पास टेम्परेचर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ये मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि आपकी बुक ने भी लिखी है, और ये शो करवाया कि किस तरह से एस्ट्रोफिजिकल सिस्टम के साथ किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अपना रिलेशन कायम कर रही है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और ये सीखते हैं कि जो स्टार है वो स्टेबल कैसे होगा। इसके बिहाइंड आपके पास बच्चों क्या है, दो फोर्सेस हैं जो आपस में क्या कर रही हैं बच्चों, कंपीट कर रही हैं। यानी आपका स्टार, ठीक है, इस स्टार के ऊपर बच्चों इस टाइम पे दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। फोर्स तो मैं एक ही कहूंगा क्योंकि दूसरी चीज आपके पास प्रेशर है। बाहर की तरफ से बच्चों क्या कर रही है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ठीक है, जो कि इसको क्या कर रही है, कोलैप्स करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। लेकिन अंदर की तरफ से बच्चों क्या लग रही है, आपके पास प्रेशर की फोर्स लग रही है, यानी प्रेशर लग रहा है, ठीक है, जो कि ग्रेविटी को इस स्टार को कोलैप्स करने से रोक रहा है और स्टार को क्या करवाना चाह रहा है, एक्सपैंड करवाना चाह रहा है, ठीक है। ग्रेविटी क्या चाहती है, ग्रेविटी क्या लग रही है बच्चों, अंदर की तरफ लग रही है, और वो चाहती है कि आपका स्टार क्या कर जाए बच्चों, कोलैप्स कर जाए, ठीक है। लेकिन जो प्रेशर है वो कहां पे लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, और वो क्या चाहता है कि आपका स्टार जो है बच्चों क्या कर जाए, एक्सपैंड कर जाए, फैल जाए, ठीक है। तो आपके पास एक स्टेबल स्टार कैसे बनता है, हमने क्योंकि पार्ट का नाम रखा है स्टेबल स्टार कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए स्टेबल स्टार आपके पास कैसे बनेगा, अ स्टार वेयर द इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड प्रेशर फोर्स।
आपके पास एक स्टार तब बनता है जब क्या होता है कि जो इनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स है, जो अंदर की तरफ लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स है, वो बैलेंस हो जाए बाहर की तरफ लगने वाले प्रेशर से। ठीक है, तो स्टार क्या हो जाएगा, आपके पास स्टेबल हो जाएगा। फिर है बच्चों, इसी चीज को एक गुब्बारे की एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों देखो, आपके पास इस गुब्बारे की अंदर की हवा जो है वो क्या करती है, बाहर की तरफ गुब्बारे पे प्रेशर लगाती है। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या काम करना चाह रही है, इस गुब्बारे को फुलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाहर से आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो क्या करता है, अंदर की तरफ फोर्स लगाता है ताकि जो गुब्बारा है, ठीक है, वो कोलैप्स कर जाए, या ये कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए। लेकिन जब ये दोनों आपके पास बैलेंस हो जाती हैं, तो गुब्बारा क्या करता है, अपनी वो शक्ल इख्तियार कर लेता है जो आप बेसिकली फुला रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें आप उसे रखना चाहते हैं। ठीक है, वो वाली शक्ल क्या कर लेता है, इख्तियार कर लेता है। सेम काम बच्चों यहाँ पर होता है स्टेबल स्टार के अंदर। ठीक है, जब आपके पास ग्रेविटी की फोर्स जो अंदर की तरफ लग रही है, ठीक है, वो बाहर की तरफ लगने वाले प्रेशर की फोर्स के साथ जब बैलेंस हो जाती है, तो आपके पास स्टार क्या हो जाता है बच्चों, स्टेबल हो जाता है। चलिए इसको भी एक माइंड मैप से समझते हैं कि आपके पास स्टार के अंदर दो तरह की फोर्सेज हैं, ग्रेविटी जो कि इनवर्ड लग रही है, ठीक है, और प्रेशर जो कि क्या लग रही है बच्चों, आउटवर्ड लग रही है। आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। अगर आप कहते हैं यस, तो आप कहेंगे जी हमारा स्टार क्या है, एक स्टेबल स्टार है, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। लेकिन अगर आपका जवाब है नो, और आप ये कह दें कि ग्रेविटी जो है वो ज्यादा है किससे, प्रेशर से, तो बेसिकली आपका स्टार क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। यानी मैं ये कहूं कि बाहर से जो बेसिकली प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, बाहर से इस गुब्बारे के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि गुब्बारा फूलेगा नहीं, बल्कि वो क्या कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि अंदर से लगने वाला प्रेशर कम है और बाहर से लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो ये सिकुड़ जाएगा। ठीक है, कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल सितारे हैं बच्चों, जब ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी और प्रेशर कम होगा, तो आपके पास ये बेसिकली क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा स्टार। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि ग्रेविटी कम हो और प्रेशर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो स्टार क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। इसको भी हम गुब्बारे की एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, अगर मैं क्या करूं कि यहाँ पर अंदर की तरफ जो है वो प्रेशर ज्यादा लगाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, और बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो, तो अब नतीजा क्या निकलेगा, अब नतीजा ये निकलेगा कि आपके पास गुब्बारा फूलता ही चला जाएगा। ठीक है, क्या करना स्टार्ट कर देगा, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगा। और सेम काम कहां पर होगा, आपके पास बच्चों स्टार्स के अंदर होगा। ठीक है, अगर प्रेशर ज्यादा हो गया जो बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो गुब्बारा क्या करेगा बच्चों, फूलना स्टार्ट कर देगा। अब ये बात याद रखिएगा कि अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि जो प्रेशर है जो बाहर की तरफ अमल कर रहा है किसी भी स्टार के अंदर, ठीक है, वो कहां से आया है, ठीक है, वो प्रेशर कैसे बना, उसको हम आगे जाके अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलें बच्चों, पार्ट नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके पास क्या है, हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन है। आपको को नजर आ रहा होगा कि आपकी बुक के अंदर ना एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, जिसको हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन कहा गया है। तो आइए समझते हैं आपके पास ये क्या है। अब फिजिक्स को चीजें जो है ना बच्चों, वो इक्वेशन से डिस्क्राइब करना पसंद है। और जो आपके पास ये जो ग्रेविटी और प्रेशर वाला जो बैलेंस है ना, इसकी भी एक फेमस इक्वेशन है जिसको आप हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। तो देखिए, द मैथमेटिकल इक्वेशन डिस्क्राइब बैलेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड प्रेशर इनसाइड अ स्टार। वो आपके पास कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, और बेसिकली आपके पास ये क्या है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस जी एम आर रो आर ओवर आर का स्क्वायर। अब आपने घबराना नहीं है, ये सारी की सारी टर्म्स मैं आपको क्या करता हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पी बच्चों आपके पास क्या है, पी यहाँ पर आपके पास प्रेशर है किसी भी स्टार के अंदर। ठीक है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा आर क्या है बच्चों, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है विद रेडियस आर। ठीक है, रेडियस आर के साथ जो आपके पास प्रेशर के अंदर रेट ऑफ चेंज आएगा, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा पी ओवर डेल्टा आर से। ऐसा क्यों कहा, देखिए आपका स्टार है ना, और इस स्टार का जो रेडियस है वो क्या होगा, उसके सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट पार्ट तक का फासला। अब बच्चों ये बात याद रखिएगा कि जो प्रेशर सेंटर पे होगा ना, वो प्रेशर बाहर वाली सतह पे नहीं होगा। यानी जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाते जाएंगे ना, आपके पास जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, और यही चीज आप किससे जाहिर करेंगे, डेल्टा पी ओवर डेल्टा आर की मदद से जाहिर करेंगे। उसके बाद आपके पास क्या बच्चों, आर रेडियस है ऑफ कोर्स। ठीक है, आपके पास स्टार के सेंटर से लेकर जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपने ये वैल्यू याद रखनी है। एम आर क्या है बच्चों, ये मैस है किसी भी बेसिकली स्टार का जो कि रेडियस आर के अंदर इनक्लोज हुआ पड़े। रो आर क्या है, बेसिकली उस स्टार की डेंसिटी है एट रेडियस आर। और नेगेटिव साइन जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन बच्चों आपको शो करवा रहा है कि हमारे पास जब आप बाहर की तरफ निकलते हैं ना स्टार से, सेंटर से, ठीक है, तो आपके पास प्रेशर क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है।
जबकि ग्रेविटी जो है वो बेसिकली प्रेशर की मुखालफत में इनवर्ट की तरफ क्या कर रही होती है बच्चों, एक्ट कर रही होती है। ये आपके पास नेगेटिव साइन जो है वो क्या कर रहा है, बता रहे हैं। इस पूरी इक्वेशन का एक ही पॉइंट है, सिंपल सा, ठीक है। वो ये इंश्योर करता है कि स्टार ना तो कोलैप्स करे, ठीक है, और ना ही हमेशा क्या होता रहे, एक्सपैंड होता रहे। सिंपल सी बात है आपके पास, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जहां पर हम ये सीखेंगे कि वो जो आउटवर्ड प्रेशर लग रहा था ना, जो हमने ऊपर बात की प्रेशर की, कि ग्रेविटी इनवर्ट लगती है, प्रेशर कहाँ लगता है, आउटवर्ड लगता है। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि वो प्रेशर कहाँ से आए। अब बच्चों हम मेन बात करेंगे पार्ट नंबर 4 के अंदर कि जो स्टार है वो बेसिकली उसके पास जो एनर्जी है, ठीक है, वो कहाँ से आती है, ठीक है। अब देखिए आपने देखा जब एक प्रोटोस्टार बना, तो प्रोटोस्टार के अंदर जो कोर है, याद रखिएगा कि जो स्टार बनता है ना, स्टार के अंदर सेंटर पे कोर होता है, ठीक है, और ये बाहर वाली जो इसकी आउटर लेयर होती है। अभी हम इस कोर को क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपने देखा कि जब प्रोटोस्टार बन रहा था तो उसके कोर का टेम्परेचर क्या करता जा रहा था बच्चों, इंक्रीज करता जा रहा था। अब ये जो टेम्परेचर है बच्चों वो बढ़ के इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके पास वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल जो है वो बेसिकली पॉसिबल हो पाता है। अब आप लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूजन को पढ़ा है बच्चों 10th क्लास के अंदर, ठीक है, जिसमें आपने क्या सीखा था कि जब आपके पास दो छोटे न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तो बदले में क्या करते हैं बच्चों, आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ में क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है, अ प्रोसेस इन विच लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू हैवी न्यूक्लियाई रिलीजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या करते हैं, दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज करते हैं। बेसिकली आप उसे किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम देते हैं, ठीक है। इसे देखिए मैंने इसी चीज को डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया है। ये देखें आपके पास जब कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हुआ क्या कि हमारे पास दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स आपस में फ्यूज हो गए और उन्होंने क्या बनाया, हीलियम का न्यूक्लियाई बनाया, ठीक है। दो हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया, हीलियम का न्यूक्लियाई। और जब ये हीलियम का न्यूक्लियाई बना तो देखें बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या रिलीज हुई, साथ में एनर्जी रिलीज हुई। हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि फ्यूजन का अमल किसी स्टार के अंदर किस इंपॉर्टेंस का हामिल है। उससे पहले इस सीक्वेंस को सीख लें कि कोई भी स्टार जो है, ठीक है, जब उसके अंदर उसका टेम्परेचर कोर का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स जो है वो आपस में फ्यूज होकर क्या बना देते हैं बच्चों, हीलियम के न्यूक्लियाई बनाते हैं और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब ये जो फ्यूजन का अमल है ये हमारे लिए मैटर क्यों करता है बच्चों, नंबर 1, ये आपके पास क्या करता है, ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बचाता है, ठीक है। हमने ऊपर बात की थी कि आपके पास जो प्रेशर है वो क्या करता है, आउटवर्ड एक्ट करता है, ठीक है, जबकि ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, इनवर्ड एक्ट करती है। अगर ये प्रेशर नहीं ना होगा, ठीक है, तो आपके पास ग्रेविटी जो है वो क्या करेगी, इनवर्ड एक्ट करेगी और स्टार को क्या कर देगी बच्चों, कोलैप्स कर देगी। लेकिन जो फ्यूजन का अमल है ये बेसिकली क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है जो कि आउटवर्ड अमल करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है ग्रेविटेशनल कोलैप्स से। अब चूंकि प्रेशर बाहर की तरफ अमल कर रहा है ना, तो ग्रेविटी कभी भी आपके स्टार को कोलैप्स नहीं कर पाएगी। नंबर 2, पावर द स्टार एंड द मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ, ठीक है, आपके पास स्टार को क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है उसकी जिंदगी के लिए, ठीक है। जैसे पावर खत्म होगी स्टार की क्या हो जाएगी बच्चों, मौत हो जाएगी। ये जो सेकंड डायग्राम आपको नजर आ रही है इसको मैं थोड़ी देर में आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपको आई होप सो के पता चल गया होगा कि वो प्रेशर जो है वो कहाँ से आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी बुक ने ना यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है छोटी सी, इसको याद रख लें, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। Parsec is a unit of distance used by astronomy alternative to light year. आपके पास Parsec जो है वो बेसिकली एक यूनिट है किस चीज का, डिस्टेंस का, फासले का, ठीक है, जो कि कौन इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है, यानी स्पेस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ये अल्टरनेटिव है किस चीज का, लाइट ईयर का। आपको पता है कि हमारी कायनात बहुत फैली हुई है, ठीक है, इतनी ज्यादा फैली हुई है कि इसके अंदर जो फासले हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं उन फासलों को मापने के लिए। अब मैं ये डिटेल में नहीं जाऊंगा कि लाइट ईयर क्या होता है, लेकिन आपने याद रखना है कि जो आपके पास परसिक है वो लाइट ईयर का क्या है, एक अल्टरनेटिव है। और एक परसिक के अंदर आपके पास क्या होते हैं, 3.26 लाइट ईयर्स जो है वो बच्चों मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि एक परसिक के अंदर 19 मिलियन माइल्स होते हैं, ठीक है। और एक परसिक के अंदर आपके पास क्या होते हैं बच्चों, 31 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। यानी उसने परसिक की जो कन्वर्जन है वो ना सिर्फ आपको लाइट ईयर में बताई है बल्कि माइल्स और किलोमीटर में भी क्या किया बच्चों, बताइए। तो आपने इसको याद रखना है। अब बच्चों अब तक की बात के अंदर हम ये चीज समझ चुके हैं कि किस तरह से एक स्टार पैदा हुआ, ठीक है, उसका प्रोटोस्टार बना और वो एक स्टेबल स्टार बन गया। यहां तक की बातें बच्चों हमने क्या कर ली है, डिस्कस कर ली।
अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो एक मेन सीक्वेंस स्टार है, जब वो अपने अंदर हाइड्रोजन फ्यूल को बर्न कर रहा होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर मजीद बढ़ता जा रहा होता है, वो किस तरह से अगली स्टेज में जाके एक रेड जाइंट बन जाता है। तो हमारा जो पार्ट नंबर 5 है वो रेड जाइंट स्टेज के बारे में, ठीक है, जिसमें हम ये बताएंगे कि अब आपके पास जो आपके सन का कोर है, ठीक है, हाँ, अब बात करने की बारी आ गई कोर होता क्या है। कोर बच्चों आपके पास किसी भी सूरज का तकरीबन 25% होता है, ठीक है, और ये उस सूरज का या स्टार का वो पार्ट होता है जिसमें फ्यूल जो है वो क्या करता है बच्चों, बर्न करता है। अब आपसे कहता है कि जब रेड जाइंट स्टेज की बारी आती है ना, हमारे पास स्टार का जो टेम्परेचर है बच्चों वो काफी ज्यादा हद तक क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आउटवर्ड प्रेशर क्या करता जा रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है। आउटवर्ड प्रेशर क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इनवर्ड ग्रेविटी बच्चों क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब आपको पता है कि अगर प्रेशर अंदर का बढ़ता जाएगा तो स्टार क्या करना स्टार्ट कर देगा, एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगा, फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब वो फैलेगा तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, एक रेड जाइंट बन जाएगा। जैसे आपकी जमीन आपका जो अपना सूरज है बच्चों, आपका सूरज भी क्या करेगा, कुछ ट्रिलियन सालों के बाद एक रेड जाइंट बन जाएगा, ठीक है। और जब ये रेड जाइंट बनेगा ना तो ये भी एक्सपैंड करेगा, इतना ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा कि आपके जो सोलर सिस्टम के पहले 3 प्लैनेट्स है ना, मरकुरी है, वेनस है और अर्थ है, ये इन तीनों को निकल जाएगा, इतना बड़ा ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो रेड जाइंट होता क्या है इसको देख लेते हैं। अ लेट स्टेज इन अ स्टार लाइफ वेयर इट एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू चेंज इन कोर टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, ठीक है। किसी भी स्टार के कोर के टेम्परेचर और कंपोजिशन में होने वाली तब्दीली की वजह से, ठीक है, वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है, ठीक है। और ये उस स्टार की क्या होती है बच्चों, लेट स्टेज होती है, यानी कि ये समझ लें कि इसके बाद उसकी मौत है, ठीक है, इसके बाद वो डेथ, उसकी डेथ है। अब कुछ कंडीशंस बच्चों यहाँ पे हम लगाते हैं, वो क्या है, क्योंकि हमें ये देखना है कि अभी भी स्टार क्या कर रहा हो, अपना फ्यूल बर्न कर रहा हो, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर किसी स्टार का जो मैस है ना, वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके, हाफ ऑफ द सन मैस, आपके सूरज के मैस की क्या है, आधा है, या फिर उससे क्या है, ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास हाइड्रोजन क्या कर रहा था, पहले फ्यूज होके क्या बना रहा था, हीलियम बना रहा था, ऐसा ही है। अब क्या करेगा कि आपके पास ये जो स्टार है, ठीक है, वो क्या करेगा, हीलियम को फ्यूज करेगा और क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, कार्बन, और आपके पास क्या बनाना स्टार्ट कर देगा बच्चों, ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्टार जो है वो हमारे वाले सूरज से बहुत ज्यादा मैसिव है, बहुत ज्यादा भारी है, तो उसमें जो ये फ्यूजन की स्टेज है ना, वो यहाँ पे रुकती नहीं है, वो मजीद आगे चलती जाती है, ठीक है। और कहां तक जाती है, वो आयरन तक चलती है। चले आए उस डायग्राम को समझने की बारी आ गई है, ये वाली, ठीक है। इसमें देखें आपके पास अभी तक क्या हो रहा था, जब कि हमारे पास जब रेड जाइंट नहीं बना था स्टार, ठीक है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स आपस में फ्यूज होते थे, ठीक है, और क्या बनाते थे, हीलियम बनाते थे। अब जैसे वो रेड जाइंट बनेगा ना, तो अब क्या होगा कि हीलियम जो है वो बेसिकली आपके पास क्या करेगा, फ्यूज करके कार्बन और ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी ये अपने से भी बड़े न्यूक्लियाई बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये काम उन स्टार्स के अंदर होगा जिनका मैस जो है वो सूरज के मैस के क्या है, या तो आधा है या फिर उसके क्या है, ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास बहुत ही ज्यादा मैसिव स्टार होते हैं ना, ठीक है, उनमें ये अमल इससे भी ज्यादा आगे जाता है, ठीक है। वहां पे कार्बन कार्बन के अंदर फ्यूज होता है और क्या बनाता है, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में फ्यूज होता है, क्या बनाता है, सिलिकॉन, सल्फर, आर्गोन, एंड आई थिंक ये आपके पास कैल्शियम, आई थिंक इसी तरह की कोई चीज है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है बच्चों, कि जो सिलिकॉन है ये भी मजीद आपस में क्या करता है, फ्यूज करता है, सिलिकॉन सिलिकॉन से फ्यूज करता है और क्या बना देता है बच्चों, आयरन ग्रुप बना देता है। ये आयरन तक की आपके पास बच्चों लिमिटेशन है, यहाँ पे आके फ्यूजन का अमल क्या कर जाता है, रुक जाता है, ठीक है। इससे आगे फ्यूल खत्म, ठीक है, आयरन तक पहुंच गए, इससे आगे फ्यूल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा किसी भी स्टार का, ठीक है, उसके बाद उसकी मौत होगी। अब आयरन पे अमल क्यों खत्म हो जाता है, ये बेसिकली आप न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जाके बच्चों सीखेंगे, जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन को वहां पे पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आयरन पे जाके ये अमल जो है वो क्यों रुक जाता है। तो बच्चों यही बातें जो है वो यहाँ पर मैंने क्या की हैं, एक्सप्लेन की हुई हैं कि किस तरह से आपके पास स्टार जो है वो एक्सपैंड होके क्या करता है, रेड जाइंट बनता है। अब हम पार्ट नंबर 6 में ये सीखेंगे कि जब आपके पास किसी भी स्टार का जो फ्यूल है, जब वो खत्म हो जाता है बच्चों, तब उसके साथ क्या होता है, इवेंचुअली आपको पता है मौत ही होगी, ठीक है। यानी अगर आपका दिल है वो धड़क रहा है, ठीक है, तो आपको जिंदा है, लेकिन जैसे आपका दिल धड़कना बंद होगा आप मर जाएंगे। एक स्टार का फ्यूल खत्म होगा तो वो भी क्या करेगा बच्चों, मर जाएगा। लेकिन जो इनकी मौत है ना, वो डिपेंड करती है इनके मैस के ऊपर,
ठीक है, जो स्टार है उसकी मौत है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, इसके मैस के ऊपर, कि किस तरह से बेसिकली क्या होगा वो आपके पास मरेगा। एक बात याद रखनी है कि स्टार जब आपके पास फ्यूल खत्म कर देता है तो उसका जो इनवर्ट प्रेशर होता है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो ग्रेविटी है वो डोमिनेट हो जाएगी, ठीक है, ग्रेविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और वो क्या करेगी, आपके स्टार के कोर को कोलैप्स करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब उसको मौका मिल गया है कोर को क्या करने का, कोलैप्स करने का, ठीक है। और जो स्टार की मौत है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसके मास पे डिपेंड करती है। तो आए चलें इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे बेसिकली आपके पास दो तरह के स्टार्स हैं, ठीक है। एक आपके पास जो बेसिकली कम मैसिव स्टार है, ठीक है, और एक आपके पास बहुत ज्यादा मैसिव स्टार है। सबसे हम बात करते हैं जो मीडियम लेवल के स्टार है उनकी बात करते हैं, ठीक है। ये जो मीडियम लेवल के बच्चों आपके पास स्टार्स होते हैं ना, जब इनका फ्यूल खत्म होता है ना बच्चों, तो बेसिकली होता क्या है, एक तो इनकी ये बाहर वाली लेयर है और एक इनका सेंटर में यहाँ पर क्या है बच्चों, इनका कोर है। उस कोर को ग्रेविटी क्या करना स्टार्ट कर देगी बच्चों, कोलैप्स करना स्टार्ट कर देगी। क्या करना स्टार्ट कर देगी, कोलैप्स करना। और इसकी जो आउटर लेयर है ना, जैसे ये स्टार मरता है इसकी आउटर लेयर जो है बच्चों स्पेस के अंदर जाके फैल जाती है, ठीक है। स्पेस में क्या करती है, फैल जाती है और क्या चीज बनाती है, प्लैनेटरी नेबुला बना देती है, ठीक है। जबकि इसका कोर कोलैप्स होके बहुत डेंस हो जाता है, ठीक है। और वो आपको नजर आ रहा है, वो सेंटर में देखें ये छोटा सा चमकता हुआ, ठीक है। ये क्या बन जाता है आपके पास, ये बन जाता है व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, ठीक है। ये हॉट होता है, बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिलियंस ऑफ ईयर तक क्या होता रहता है बच्चों, ठंडा होता रहता है, ठीक है। ये कहानी है किस स्टार की, जो कि बेसिकली आपके पास क्या होता है, मीडियम मैस का होता है। जैसे आपका सूरज जो है वो ये वाला अमल करेगा, ठीक है, सूरज आपका ये वाला अमल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास बच्चों बहुत ही मैसिव स्टार भी होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें भी कोर है, ठीक है। उस कोर के ऊपर भी ग्रेविटी क्या करेगी, असर करेगी और उसको कोलैप्स करने की क्या करेगी बच्चों, कोशिश करेगी। इनका जो कोर होता है ना बच्चों वो आयरन का बना होता है, ठीक है। हमने देखा था ना इनमें आयरन तक आपके पास फ्यूजन का अमल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो इनका कोर जो है मोस्टली आपके पास आयरन का बन चुका होता है। अब बेसिकली क्या होगा, इसकी जो आउटर लेयर है ना बच्चों, वो प्लैनेटरी नेबुला नहीं बनाती, बल्कि वो क्या करती है, एक सुपरनोवा धमाके के साथ फट जाती है, ठीक है। और जो आपका ये जो कोर है ना ये मजीद कोलैप्स होता है, ठीक है। कोलैप्स होने के नतीजे में मजीद क्या हो जाता है बच्चों, आपके पास ये डेंसेस्ट हो जाता है, ठीक है, यानी इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने के नतीजे में जो इसका कोर है ना वो दो चीजें बना सकता है। या तो वो बनाएगा एक न्यूट्रॉन स्टार को, या फिर बच्चों को क्या बना देगा, एक ब्लैक होल को बना देगा, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या होते हैं, प्लैनेटरी नेबुला क्या होता है, या व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, ठीक है। आए चले इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ये जो आपके पास है ना, ये मैंने माइंड मैप बनाया हुआ है, ठीक है, और यही मैं ऊपर आपको जो है वो डायग्राम में क्या कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे चलते हैं कि आपके पास व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, ठीक है। White dwarf dense core of low medium mass star after its fuel exhausted। जब आपके पास कोई लो मीडियम स्टार का बेसिकली फ्यूल खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो कोर है वो डेंस होके क्या हो जाता है बच्चों, व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। प्लैनेटरी नेबुला क्या है, एक्सपेंडिंग शेल ऑफ गैस इजेक्टेड फ्रॉम अ डाइंग स्टार्स आउटर लेयर, ठीक है। किसी भी लो मीडियम स्टार के जो बेसिकली बाहर वाला शेल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक्सपैंड हो जाता है किसके अंदर, स्पेस के अंदर, और क्या बना देता है, प्लैनेटरी नेबुला बना देता है। उसके बाद आपके पास क्या है बच्चों, मैसिव स्टार के अंदर क्या आता है, सुपरनोवा होता है, ठीक है। अब मैसिव एक्सप्लोजन इन हाई मैस स्टार, ठीक है, क्या आपके पास एक बहुत ही भारी एक्सप्लोजन होता है किसके अंदर बच्चों, आपके पास हाई मैस स्टार के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बच्चों क्या आता है, न्यूट्रॉन स्टार आता है, एन एक्सट्रीमली डेंस रेमिनेंट फॉर्म्ड फ्रॉम द कोलैप्स्ड कोर ऑफ मैसिव स्टार, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये भी एक कोर है, ठीक है, लेकिन ये किस चीज का है, मैसिव स्टार का कोर होता है और ये बहुत ज्यादा डेंस होता है, ठीक है, इंतहाई ज्यादा क्या होता है, डेंस होता है, और आपके पास क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, ठीक है, मैसिव स्टार से, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है बच्चों, ब्लैक होल आता है। ब्लैक होल हमारे पास किसी भी स्पेस का वो रीजन है जहां की ग्रेविटी बच्चों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। ब्लैक होल मैंने ऊपर आपको दिखाया है ना, ये देखें, ये ब्लैक होल है, ठीक है। इसकी जो ग्रेविटी है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। इतनी स्ट्रांग है कोई चीज इसके पास आएगी तो उसको स्केप नहीं कर पाएगी, बल्कि इसके अंदर फंस जाएगी, ठीक है। इवन दो के लाइट भी इसको स्केप नहीं कर पाती, ठीक है, ये लाइट को भी क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है, उसको निकलने नहीं देता। अब एट द एंड पार्ट नंबर 7 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टार को जो कि आपके सूरज से भी कम मैस का स्टार है, ठीक है, और इस कायनात के अंदर पाया जाता है, ठीक है, रेड ड्वार्फ स्टार्स। अब बेसिकली ये जो स्टार्स हैं इनका मैस बच्चों बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है, और इनका टेम्परेचर भी बच्चों बहुत ज्यादा क्या होता है, आपके पास कम होता है, ठीक है।
इतना कम होता है कि ये फ्यूल को बहुत ही स्लोली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। आपने देखा दूसरे स्टार्स होते हैं, मैसिव स्टार्स होते हैं, फ्यूल को जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं और जल्दी मर जाते हैं। लेकिन ये जो रेड ड्वार्फ स्टार है ना बच्चों, ये फ्यूल को जल्दी कंज्यूम नहीं करता। इसका टेम्परेचर भी कम होता है, इसका मैस भी कम होता है, जिसके नतीजे में बहुत सारे फायदे मिलते हैं इसको। वो क्या है? नंबर वन, इसकी जिंदगी बहुत लंबी है। इतनी लंबी जिंदगी है कि जब से आपके कायनात बने, आपकी कायनात को बने हुए तकरीबन बच्चों 13.8 बिलियन ईयर गुजर चुके हैं। ठीक है। और जो आपका रेड ड्वार्फ स्टार है, अभी तक उसकी मौत ही नहीं हुई। इतनी लंबी जिंदगी है एक रेड ड्वार्फ स्टार की कि आपकी कायनात को बने हुए 13.8 बिलियन ईयर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक उसकी मौत नहीं हुई। ठीक है। और थ्योरीज प्रेडिक्ट करती हैं कि आपके पास ये जो बेसिकली रेड ड्वार्फ स्टार है ना, इसकी मौत क्या होगी, ये एंड पे जाके क्या बन जाएगा, एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ठीक है, यानी इसकी मौत भी सिमिलरली वैसे ही होगी। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेलर एवोल्यूशन के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, न्यूट्रॉन स्टार को और आपके सूरज को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास 12th के फ्रेंड्स के साथ बच्चों जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।